हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम इकोनॉमिक्स को देखेंगे, जो कि आईएसपीटी 2020 के लिए है। तो इसमें सबसे पहले हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। मनी मार्केट या और बैंकिंग सिस्टम। तो सबसे पहले है कि जो एवोल्यूशन ऑफ मनी और कम्योडिटी ऑफ मनी, वस्तु मुद्रा। और वस्तु मुद्रा जो होता है वो इंस्ट्रिनिक्स अंतर्भूत वैल्यू ऑफ कम्योडिटी मनी, मतलब अंतर्भूत वैल्यू होता है। और ये जो है सो नॉट बी एक्सेबल है और नॉट स्टैंडर्ड है। जैसे कि एग्जांपल में कोकाविन और गोल्ड नेगेट्स और व्हेट टीथ, एलिफेंट टीथ, हाथी का जो दांत होता है, ये सब भी एक देश की मतलब इकोनॉमी के दृष्टि से मनी का काम करती है। उसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा क्या है, जो मेटेलिक मनी, धातु मुद्रा। धातु मुद्रा में जो है ये इंस्ट्रिक्ट वैल्यू ऑफ मेटेलिक मनी है, इस जो कि राजा रानी और व्यापारियों के द्वारा चलाए गए थे। जो ये मेटेलिक मनी, ये जो है सो राजा रानियों के द्वारा जो पहले के काल में चलाए जाते थे। तुगलक वंश के समय जो चलाया गया था मुद्रा, वो इस प्रकार की मुद्रा था, मेटेलिक करेंसी। और ये मुगल एम्पायर के समय। उसके बाद पेपर करेंसी की बात करते हैं। तो पेपर करेंसी है जो नो इंस्टिंक्ट्स वैल्यू ऑफ पेपर करेंसी, जो नो अंतर्भूत वैल्यू। इसमें जो है ये पेपर करेंसी की बात आई तो पेपर जो है सो हमारे देश में आरबीआई पेपर करेंसी जारी करती है। और कॉइन जो है सो वो मतलब फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपये का कॉइन, 1 रुपया का कॉइन जो है सो वो आरबीआई नहीं जारी करती है। उसके बाद देखिए लीगल मनी, वैधानिक मुद्रा क्या है। लीगल मनी आर इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स या नोट एंड इशू बाय किंग, क्वीन या गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। जब किसी सिक्का या कागज के जो भी मुद्रा होगा उसको अगर राजा रानी या सरकार, जो भी देश में जो भी रेगुलेटरी बॉडी उसका होगा, सरकार होगा या केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई कहिए, वो अगर मुद्रा जारी करता है तो वो वैधानिक मुद्रा होगा। और ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाएगा या बैंक के द्वारा, जो हमारी केंद्रीय बैंक होगा उसके द्वारा जारी किया जाएगा। ये हमारे केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा। वैधानिक मुद्रा सिक्कों या कागज के रूप में होते हैं और इस मुद्रा को राजा रानी या सरकार केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्गमन किया जाता है। गवर्नमेंट इशू विद पावर ऑफ कॉइनेज एक्ट, गवर्नमेंट जो है वो कॉइन एक्ट के अंतर्गत सिक्के को जारी करते हैं। ऑल कॉइन एंड वन रुपीज नॉट आरबीआई, मतलब आरबीआई जो है सो वो मतलब 1 रुपया का सिक्का जारी नहीं करता है। और आरबीआई इश्यू करेंसी नोट अदर देन 1 रुपीज नोट, और ये जो है ना ही ये इश्यू करेंसी जो जारी करता है ये नोट में जारी करता है, और 1 रुपया का ना ही सिक्का जारी करता है और ना ही नोट जारी करता है। लीगल मनी जो है वो लिमिटेड लीगल मनी टेंडर होता है और एक अनलिमिटेड लीगल मनी टेंडर होता है। और ये लिमिटेड सीमित वैधानिक निविदा, इसको हिंदी में कहेंगे सीमित वैधानिक निविदा। ये जो है कॉइनेज एक्ट 2011 के अंतर्गत लाया गया था, और इसको आरएस 1 रुपया एंड एबव देन रुपीज अप टू 1000,000, मतलब 2011 में जो कानून बनाया गया था उसमें 1 रुपया और इससे ज़्यादा के जो भी नोट होगा, 1000 तक के नोट,
वो मतलब सीमित वैधानिक निविदा के अंतर्गत आएगा। और 50 पैसे का सिक्के और 20 पैसे ये जो है सो और अप टू डेट 10 रुपये का सिक्के बिलाव 50 पैसे का जो सिक्के है वो 2011 में विड्रॉ कर लिया गया, मतलब बंद कर दिया गया 50 पैसे सिक्के को। अब अनलिमिटेड लीगल टेंडर में देखिए असीमित वैधानिक मुद्रा है। एवरी बैंक नोट्स, प्रत्येक जो बैंक नोट होगा ये मतलब असीमित वैधानिक मुद्रा में आएगा। अब देखिए ऑप्शनल मनी, ऐच्छिक मुद्रा क्या होता है? ऐच्छिक मुद्रा को स्वीकार करना या ना स्वीकार करना पूर्णतः भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। ये जो है भुगतान प्राप्तकर्ता के इच्छा पर निर्भर करेगा, ये भुगतान प्राप्तकर्ता की इच्छा पर निर्भर करेगा और वैधानिक रूप से ये बाध्यकारी नहीं है। और वैधानिक रूप से जो है ये बाध्यकारी नहीं है ऐच्छिक मनी। ऐच्छिक मुद्रा को स्वीकार करना किसके ऊपर जिम्मेवारी है? ये भुगतान जो प्राप्त करेगा उसके ऊपर जिम्मेवारी है, ना कि जो देगा उसके ऊपर जिम्मेवारी है। और उसके बाद देखिए प्लास्टिक मनी आता है। तो प्लास्टिक मनी में विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्थाओं, बैंक या वित्तीय संस्था जो भी है या अन्य कंपनी जो भी मतलब प्लास्टिक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी करती है, जिसको हम प्लास्टिक मुद्रा के श्रेणी में जानते हैं। तो ये प्लास्टिक मुद्रा हो गया। प्लास्टिक मुद्रा जो विभिन्न बैंकों या संस्थाओं या कंपनियों के द्वारा जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जारी किया जाता है, तो उसको हम प्लास्टिक मुद्रा की श्रेणी में रखेंगे। इसके बाद आएगा हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी एंड सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी क्या होता है? हार्ड करेंसी विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो तो उसे हार्ड करेंसी कहेंगे। हार्ड करेंसी का मतलब जिस देश की मुद्रा, अगर किसी देश की मुद्रा की डिमांड उसकी सप्लाई जितना है उससे ज़्यादा है तो उसको हार्ड करेंसी कहेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है वो जैसे कि डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पाउंड, ये जो है हार्ड करेंसी के श्रेणी में आते हैं। और सॉफ्ट करेंसी विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की सप्लाई उसकी डिमांड से ज़्यादा हो, मतलब उसका रिवर्स, हार्ड करेंसी का रिवर्स। जो सॉफ्ट करेंसी विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा सप्लाई उसकी डिमांड से ज़्यादा हो, तो ये हो जाएगा सॉफ्ट करेंसी। मतलब सप्लाई अगर डिमांड से ज़्यादा तो सॉफ्ट करेंसी, और डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा अगर होगा तो ये हार्ड करेंसी। अगला है डीमोनेटाइजेशन ऑफ मनी, मुद्रा का विमुद्रीकरण, जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित या समाप्त कर देती है। तो इसको कहेंगे हम मुद्रा का विमुद्रीकरण। तो ये मुद्रा डीमोनेटाइजेशन ऑफ मनी, जिसके द्वारा किसी देश की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित या समाप्त कर दिया जाता है, तो इसको डीमोनेटाइजेशन कहेंगे। प्रीवियसली जैसे कि 1946 में एक बार किया गया था, उसके बाद 1978 में 1000 रुपया का नोट एंड एबव का नोट जो है 1000 से एबव का नोट जारी करने से मना कर दिया गया था। उसके बाद देखिए 8 नवंबर 2016 को वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो फर्स्ट कार्यकाल था भाजपा का नरेंद्र मोदी का, वो क्या किया, डेप्ट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नोटिफिकेशन, वो इकोनॉमिक अफेयर्स के एक नोटिफिकेशन के जरिए क्या किया, जो ये 500 और 1000 रुपया को बैंड कर दिया, इसको बैन कर दिया। और ये 1000 और 500 बैंकिंग नोट था, इसको बैन कर दिया। जो भी महात्मा गांधी सीरीज के 500 और 1000 के नोट था उसको बैन कर दिया। कब? 8 नवंबर 2016। उसके बाद देखिए हम डिजिटल पेमेंट की बात करेंगे। डिजिटल पेमेंट में आएगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, CBS। ब्रांचेज का जो भी नेटवर्क होता है, अगर ब्रांच का, जैसे कि ब्रांच है उसका अगर जो नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से ग्राहकों को अपने खाते, और अगर उस नेटवर्क के माध्यम से ग्राहक अपने खाते को ऑपरेट करने की सुविधा मिलती है, अगर ग्राहक को उस ब्रांचेज के नेटवर्क के माध्यम से ग्राहक को अपने खाता ऑपरेट करने की सुविधा मिलती है, और किसी भी नेटवर्क के ब्रांच से
बैंकिंग सर्विस अवेलेबल करने की सहायता मिलती है। अगर बैंकिंग सर्विस वो किसी भी ब्रांच के नेटवर्क से लेता है तो करने की सहायता मिलती है अगर, तो इस सुविधा से ग्राहक सिर्फ उस ब्रांच का ग्राहक नहीं रह जाता है, बल्कि जहां उसका खाता है पर उस बैंक का क्लाइंट बन जाता है। वो उस बैंक का वो क्लाइंट बन जाता है, क्योंकि वो लेन देन कहीं भी कर सकता है। उस बैंकिंग के जो ब्रांचेज का जो नेटवर्क होगा उसके माध्यम से ग्राहक अपना खाता दूसरी जगह ऑपरेट करेगा किसी भी नेटवर्क ब्रांच से, तो उसको यह सहायता मिलती है। और इस सुविधा से जो ग्राहक सिर्फ उस ब्रांच का ग्राहक नहीं रह जाता है, बल्कि वो जो है उसका खाता जो है वहाँ पर उस बैंक का क्लाइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लाइंट। यह काफ़ी उपयोगी सुविधा है और इसको जो देखा गया अभी हाल फिलहाल में काफ़ी उपयोगी सुविधा है। यह डिजिटल पेमेंट की श्रेणी में आएगा। यह एक प्रकार की सेंट्रलाइज सिस्टम है। यह एक प्रकार की जो है सेंट्रलाइज सिस्टम है। सॉफ्टवेयर ई-कुबेर आरबीआई, इसका जो सॉफ्टवेयर ई-कुबेर आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, ई-कुबेर नाम का सॉफ्टवेयर। और ये एक है इन्फोसिस के द्वारा एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। भुगतान निपटान के जो डिजिटल माध्यम है वो निम्नलिखित है, जैसे कि एनएफटी के माध्यम से आप भुगतान डिजिटल तरीका से कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं और आईएमपीएस कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं एंड अदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई एंड अदर। अब देखिए कि जो एनपीसी है, एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया